आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इतिहास के एक ऐसे हिस्से की बात करने वाले हैं जो किसी रहस्य और भारी उतार चढ़ाव से कम नहीं है। बिल्कुल। हमारे पास श्रुत के रूप में ल्यूसेंट ऑडियो बुक के तथ्य मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। ये एक ऐसा विषय है जिसने सही मायनों में भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी थी। सही कहा। जरा कल्पना करने की कोशिश करते हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की। एक ऐसा साम्राज्य जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। हाँ, ब्रिटिश साम्राज्य। और वो साम्राज्य अचानक महसूस करने लगे कि उसका नियंत्रण खत्म हो रहा है, किसी बड़े हथियार या सेना की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आम लोगों ने काम करने से बिल्कुल मना कर दिया है। बिल्कुल। मतलब ये सोचने ही कितना अद्भुत लगता है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक आंदोलन ने पहली बार करोड़ों भारतीयों को एकजुट कर दिया। देखिए, इतिहास में ऐसे पल बहुत ही कम आते हैं जहाँ कोई आंदोलन पूरी व्यवस्था की नींव को इस तरह हिला दे। हम सिर्फ क्या हुआ नहीं बल्कि क्यों हुआ इस पर गहराई से बात करेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े धोखे से, और वो था प्रथम विश्व युद्ध का समय। हाँ, वो दौर बहुत ही उम्मीदों वाला था भारतीयों के लिए। मतलब भारतीयों ने तो अंग्रेजों का पूरा साथ दिया था ना। लाखों सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। बिल्कुल लगाई थी। एक उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने पर अंग्रेजी सरकार कुछ अधिकार देगी, थोड़ी स्वतंत्रता मिलेगी। लेकिन युद्ध के बाद जो मिला वो एकदम उल्टा था। हाँ, इनाम की जगह उन्हें दमनकारी नीतियां मिली। 1919 का वो कुख्यात रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, अगर रोजमर्रा की भाषा में कहूं तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई किसी की जान बचाने के लिए दिन रात एक कर दे। ये बहुत ही सटीक तुलना है। रॉलेट एक्ट भी कुछ ऐसा ही था। मतलब बिना मुकदमे के किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर लेना। बाप रे। इसे ना अपील, ना दलील, ना वकील वाला कानून कहा गया। ये सीधे तौर पर भारतीयों के आत्मसम्मान पर चोट थी। और फिर इसी गुस्से के बीच आता है 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां जनरल डायर ने हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। ये घटना बहुत भयानक थी, और अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो इसने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। कैसा बदलाव? महात्मा गांधी का अंग्रेजों के न्याय पर से जो भी थोड़ा बहुत भरोसा बचा था, वो इस घटना ने पूरी तरह से तोड़ दिया। ये वो बिंदु था जहां से एक बड़े आंदोलन की जमीन सच में तैयार हुई। तो गुस्सा तो पूरे देश में था, लेकिन पूरे देश को एक साथ लाना, वो भी अलग अलग विचारों और धर्मों वाले लोगों को, ये कोई आसान काम तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। मतलब आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने रातों रात सभी को एक मंच पर लाके खड़ा कर दिया? यहीं पर एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम उठाया गया। उस समय तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारत में एक खिलाफत आंदोलन चल रहा था। अच्छा, वो अली बंधुओं वाला, मोहम्मद अली और शौकत अली? हाँ, वही। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि गांधी जी ने इस अवसर को पहचाना। पर एक संदेह है मुझे यहाँ। खिलाफत तो एक धार्मिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था ना? हाँ, था तो सही। तो एक धार्मिक मुद्दे को हमारे अपने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ जोड़ना, मतलब ये अजीब नहीं था? सुनने में लग सकता है, लेकिन गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक बड़े मौके के रूप में देखा। उन्होंने खिलाफत आंदोलन का पूरा समर्थन किया। अच्छा, ताकि दोनों समुदाय मिल जाएं। बिल्कुल। और यहीं से असहयोग आंदोलन की नींव सच में मजबूत हुई, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम एक साथ आ गए थे। मतलब उस बिखरे हुए गुस्से को एक बहुत ही ताकतवर दिशा मिल गई। सही कहा। तो इसके बाद सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित होता है। और फिर दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया। और मूल विचार यह था कि भारतीयों का सहयोग बंद करो तो अंग्रेजी शासन अपने आप घिर जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अंग्रेजों की पूरी व्यवस्था भारतीयों के भरोसे ही तो चल रही थी। पर यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैं इसके कार्यक्रमों को देख रहा था। हाँ। छात्रों का स्कूल कॉलेज छोड़ना या विदेशी कपड़ों की होली जलाना, ये तो समझ में आता है। युवा खून है, जोश है। राइट। लेकिन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे चोटी के वकीलों ने अपनी इतनी सफल वकालत कैसे छोड़ दी? सिर्फ वकील ही नहीं। हाँ, और रविंद्रनाथ टैगोर का अपनी नाइटहुड की इतनी बड़ी उपाधि वापस कर देना, मतलब ये कोई छोटे मोटे त्याग तो नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। देखिए, बात सिर्फ चीजों का बहिष्कार करने की नहीं थी। तो और क्या था? ये एक समानांतर व्यवस्था बनाने की कोशिश थी। समानांतर व्यवस्था मतलब अपनी खुद की एक नई व्यवस्था? हाँ। जैसे जब छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़े तो उनके लिए राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान बनाए गए।
काशी विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे महान संस्थान उसी समय बने थे। अच्छा, तो विकल्प तैयार किया जा रहा था। बिल्कुल। विदेशी कपड़े जलाए गए तो स्वदेशी पर जोर दिया गया। चरखा और खादी, ये सिर्फ कपड़े बुनने के साधन नहीं थे, ये आत्मनिर्भरता के बहुत बड़े प्रतीक बन गए थे। वाह! और इसमें तो मैंने पढ़ा है कि महिलाएं, किसान, मजदूर सभी जुड़ गए थे। हाँ, और इसीलिए ये कांग्रेस का पहला असली जन आंदोलन बना। अंग्रेजी हुकूमत की नींव सच में हिलने लगी थी। पहली बार आंदोलन गांवों तक पहुंचा था। सब कुछ एकदम सही दिशा में जा रहा था। आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था। जीत एकदम सामने दिख रही थी। दिख तो रही थी। लेकिन फिर आता है 5 फरवरी 1922 का दिन, उत्तर प्रदेश का चौरी चौरा। ये आंदोलन का एक बहुत ही दुखद मोड़ था। मतलब हिंसक झड़प होती है, गुस्साई भीड़ पुलिस थाने में आग लगा देती है, 22 पुलिसकर्मी जलकर मर जाते हैं। ये बहुत भयानक था। बहुत ज्यादा भयानक। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा सदमा लगता है वो इसके बाद की घटना है। अब आप गांधी जी के फैसले की बात कर रहे हैं? हाँ, फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने अचानक सब कुछ रोक दिया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये समझना थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है। मतलब आंदोलन अपने एकदम चरम पर है और आपने अचानक ब्रेक लगा दिया। ये तो ऐसा है जैसे कोई धावक रेस में फिनिश लाइन से बस एक कदम पहले खड़ा हो जाए और कहे कि मैं आगे नहीं दौड़ूंगा। मैं समझ सकती हूँ। आखिर इस सब का असल मतलब क्या था? उस वक्त सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेता भी इस फैसले से बेहद नाराज हुए थे। होना ही था। इतनी मेहनत पर पानी जो फिर गया था। उन्हें भी एक बहुत बड़ी गलती लगी थी। लेकिन यहाँ पर हमें गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत की गहराई को समझना होगा। गहराई? मतलब क्या उन्हें लग रहा था कि आंदोलन हार जाएगा? नहीं, दरअसल गांधी जी को ये बहुत अच्छे से पता था कि अगर आंदोलन हिंसक हो गया तो अंग्रेजों को इसे कुचलने का एक बहुत बड़ा बहाना मिल जाएगा। अच्छा, मतलब वो आम जनता पर गोलियां चलाने लगेंगे। बिल्कुल, अंग्रेज पूरी क्रूरता से हिंसा का जवाब देंगे और गांधी जी का मानना था कि हिंसा की नींव पर आजादी खड़ी नहीं की जा सकती। लेकिन ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु भी खड़ा करता है। कैसा बिंदु? यही कि क्या एक राजनेता को अपने उसूलों के लिए एक सफल होते हुए आंदोलन को दांव पर लगा देना चाहिए? ये सच में एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। बिल्कुल। लेकिन निष्कर्ष के तौर पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि भले ही असहयोग आंदोलन अपने तात्कालिक लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर सका, हाँ, मतलब तुरंत आजादी नहीं मिली, पर इसने भारतीय राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। बिल्कुल बदल दी। जनता की भागीदारी बढ़ी, कांग्रेस एक जन आंदोलन बन गई, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का भाव घर घर पहुंच गया। और कह सकते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय चेतना बहुत मजबूत हो गई। लोगों के अंदर से डर निकल गया था। एग्जैक्टली। और इसी आंदोलन ने आगे चलकर सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार की। बहुत ही जबरदस्त चर्चा रही है। ल्यूसेंट ऑडियो बुक के इन तथ्यों ने काफी नई बातें सामने रखी हैं। हाँ, ये इतिहास का बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल है, एक ऐसा विचार जो शायद बहुत लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। अच्छा, वो क्या है? जरा सोच कर देखिए, यदि चौरी चौरा की घटना के बाद भी महात्मा गांधी अपना आंदोलन वापस नहीं लेते तो क्या होता? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या भारत बहुत पहले ही आजाद हो जाता, या फिर ये पूरा आंदोलन एक दिशाहीन भयंकर राष्ट्रव्यापी हिंसा में बदल जाता? एक ऐसी हिंसा जिसे अंग्रेज अपनी पूरी क्रूरता से कुचल देते और भारत की आजादी शायद दशकों पीछे धकेल दी जाती। सोचने वाली बात है सच में। ये इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। आज की इस विस्तृत चर्चा को हम इसी सवाल के साथ यहीं समाप्त करते हैं।